विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। कोरोना से मुकाबले में आपका खान पान एक अहम भूमिका निभाता है। सही खान पान कोरोना से आपकी सुरक्षा करने में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन अगर आपका खान पान ठीक नहीं है तो आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, फिर चाहे वो कोरोना संक्रमण के दौरान हो या फिर संक्रमण से ठीक होने के बाद। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी पोषण विशेषज्ञ इशी खोसला जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया साइंस चैनल में। जी मैम, ज्यादातर लोग जिनको कोरोना का संक्रमण होता है उनको ठीक होने के बाद एक शिकायत अक्सर देखने में आती है और वो है कमजोरी। ऐसा क्यों होता है मैम? और अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या हम लोग कुछ खास तरह का ऐसी डाइट या ऐसा खान पान होना चाहिए जिससे जल्द से जल्द इस स्थिति से निपटा जा सके? जी बिल्कुल, धन्यवाद मुझे यहाँ पे मौका देने का, आप लोगों से बात करने का। ये एक बहुत सभी जिसको भी ये इन्फेक्शन हुई है, आप इसको एक लड़ाई या एक जंग के माफिक समझें कि ये हुआ क्या है। एक वायरस और हमारी बॉडी के बीच एक वॉर हुई है, तो एक पोस्ट वॉर सिचुएशन में जाहिर है कि पूरी बॉडी पर असर पड़ता है। जहां पर वॉर हुई है वहां पर तो होता ही है, जैसे आपके लंग्स हैं या रेस्पिरेटरी पैसेजेस हैं, सब रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो वॉर है वो, लेकिन पूरी बॉडी पर उसका असर पड़ता है। और यही कारण है कि जो हम लॉन्ग कोविड के जो इफेक्ट्स हैं, लक्षण हैं, वो देखते हैं। तो और इसका एक ही तरीका है हमको इससे झेलने का, वो है अपनी डाइट और लाइफस्टाइल और हैबिट्स। उसी से हम अपनी बॉडी को बिल्ड कर सकते हैं। इसमें और कुछ नहीं कर सकते, कोई दवाई नहीं है और कुछ नहीं है। तो इसमें न्यूट्रिशन एंड क्या खाएं क्या ना खाएं, तो एक बहुत ही अहम रोल है। हमें ये पता है कि कोरोना से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी बहुत जरूरी है, खाने पानी पीने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हैबिट्स का रोल है, लेकिन इस दौरान तो एक ही रास्ता होता है जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा और हैबिट्स होती हैं जिनके मैं बारे में बात करूंगी, लेकिन क्या खाया जाए और इसकी जो आपने पूछा क्यों ऐसे होता है, जब हम क्यों का सवाल का जवाब दे दें तो हमें उसके हल भी मिल जाते हैं। मतलब हम किसी चीज का सोल्यूशन तभी निकाल सकते हैं जब उसकी वजह पता हो। तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्यों होता है ये, क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स होती हैं। जो हमारी वॉर, जो हमारा इम्यूनिटी है, जैसे मैंने बताया कि वॉर में क्या होती हैं, फोर्सेस होती हैं, आर्मी होती है, नेवी होती है, एयरफोर्स होती है, और भी सीआरपीएफ, कितने फोर्सेस होते हैं। उसी तरह हमारे आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, सारी ही फोर्सेस लग जाती हैं। तो इनका नुकसान हुआ है, इनको ये सेल्स हमारे टूटे हैं, इनको बिल्ड करना है, ठीक है। तो अगर ये टूटते हैं तो हमारी बॉडी में एक आग लगती है, जैसे वॉर में होती है, बम फूटता है, गर्मी होती है। तो एक इन्फ्लेमेशन का वर्ड अगर आप समझे तो एक इन्फ्लेमेशन बहुत तेजी से बहुत ज्यादा होती है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल सेल्स। तो न्यूट्रिशन जो है, जो खाने पीने की जो हमारी न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स है, वो सब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो कमजोरी तो आएगी। हमने गट का वर्ड यूज किया इसलिए क्योंकि हम इम्यून सिस्टम को समझने के लिए ये समझना है कि हमारा इम्यून सिस्टम है कहाँ। पूरी ब्लड में भी है और भी हमारे बोन मैरो में है, स्प्लीन में है, सब जगह है। लेकिन सबसे ज्यादा जो जहां पर जिसको बोलते हैं गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये हमारा मोर देन 2/3 ऑफ द इम्यून सिस्टम कहते हैं गट में है, अंतों में है।
तो यहाँ पर जो डैमेज आता है, ये हमारा एक बेस कैंप है, बेस मतलब हेड ऑफिस है, जहाँ पे पूरा इम्यून सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि हमने एक तो कोविड के इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन, ऊपर से जो हमको दवा लेनी पड़ती है उससे झेलने के लिए, तो चाहे वो एंटीबायोटिक हैं, चाहे वो स्टीरॉइड्स हैं, चाहे वो एंटीवायरल्स हैं, चाहे वो पैरासिटामोल्स हैं, सभी ये दवाइयां जो हैं ये हमारी गट बैरियर को तोड़ती हैं। और ये बैरियर लिटरली जैसे हमारा कंट्री का बैरियर होता है, समझ लो बॉर्डर्स हैं वो टूट गए हैं, तो उनको हमने वापस जोड़ना है। तो ये बहुत एक अगर आप समझ जाएं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और फिर उसको हम कैसे ठीक करें डाइट से। तो मैम क्या कोई डाइट प्लान ऐसा हम लोगों को बनाना चाहिए जो लोग खासकर रिकवर हुए हैं कोरोना से, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी रिकवर कर सकें और जो इम्यूनिटी है, जो मजबूती है, वो हासिल कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल, डाइट प्लान मतलब डाइट प्रिंसिपल समझते हैं इसमें कि करना क्या है। सबसे पहले तो जो हमारी डाइट है वो न्यूट्रिशनली हाई हो, हाई न्यूट्रिएंट डाइट, जिसमें हमारी जितने भी मैक्सिमम न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं वो जाएं, जिसको विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह, फाइबर है और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारे फूड में मैक्सिमम क्वांटिटी में हो। और जो अनवांटेड, जो अनडिजायरेबल एलिमेंट्स हैं, जैसे अनवांटेड जंक कैलोरीज होती हैं, रॉन्ग फैट्स हैं, वो हटें। तो मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द कैलोरीज। उसके साथ साथ फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो मैंने कहा वो न्यूट्रिशनल नहीं होते, लेकिन उनकी बॉडी की फाइट में और उनकी जोड़ में दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो मैं अभी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी इसका मतलब क्या है। तीसरा, इन्फ्लेमेशन को कम करना। इन्फ्लेमेशन मैंने बोला आग लगी है तो हमको बुझानी है वो आग, तो वो आग बुझाने के लिए हमको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेनी है। तो एक ये तीसरा गोल है हमारा। और चौथा ये है, जैसे मैंने बताया कि गट जो हमारी, जहाँ पे साइट ऑफ जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसको वापस उठाना है। तो ये 4 चीजों का सपोर्ट करना है हमको, क्योंकि जो हमारी आर्सेनल है, जो हमारे फोर्सेस हैं, वो न्यूट्रिशन से ही बनते हैं। तो विटामिन ए है, आपका विटामिन ई है, जिंक है, आजकल विटामिन डी है, आप इतनी चर्चा सुन रहे हैं, विटामिन सी है। तो ये सब जो है, ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये हमारी डाइट में होने चाहिए। प्लस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन्स, जब सभी समझते हैं आजकल, प्रोटीन्स और फैट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। तो फैट का ये मतलब नहीं है कि हम मतलब फ्राइड फूड शुरू कर दें या मतलब गलत किस्म का फैट खाएं, लेकिन गुड फैट्स जो हैं, हेल्दी फैट्स जो हैं, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। तो हाई प्रोटीन डाइट, हाई न्यूट्रिएंट डाइट, हाई फाइटोन्यूट्रिएंट डाइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट एंड अ गट प्रोटेक्टिव डाइट। अगर ये हमने सब में जोड़ लिया तो एक बहुत सिंपल सा एक इसमें फॉर्मूला सा बन जाता है, जिसको मैं करती हूँ एक 3P या 3 स्टेप अप्रोच में, प्लानिंग, प्रोटीन्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। सबसे पहले तो देखिए, अपनी डाइट को ऐसे समझिए कि ये नहीं है कि जो मिल गया खा लिया, जो बन गया खा लिया। आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि आपको क्या क्या कब लेना चाहिए। तो भूख का जो मैनेजमेंट है, बहुत ज्यादा कई लोगों को स्टीरॉइड्स के बाद भूख लगती है, अगर स्टीरॉइड्स न भी दिए गए हों, एंटीबायोटिक्स के बाद भी डिस्ट्रक्शन होती है। तो ड्यूरिंग द इलनेस फर्क होता है और पोस्ट इलनेस फर्क हो जाता है। और हमको ये देखना है कि भूख लग रही है और क्रेविंग्स भी हो रही है, शुगर क्रेविंग्स, मतलब ये देखिए कॉन्ट्ररी सिचुएशन है कि हम कहते हैं शुगर ना लें क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम के लिए शुगर ठीक नहीं है, लेकिन क्रेविंग उसी चीज की हो रही है। जो खाने हमको कंफर्ट देते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच, वो जरूरी बन जाते हैं क्योंकि हमको मन करता है अंदर से खाने का। तो इसमें कैसे मैनेज करना है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी कुछ मांग रही है और आपका रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ा सा उससे हो सकता है हटके हो। तो जैसे पेट का मोटापा देख रही हूँ बहुत लोगों में, आजकल देख रहे हैं पोस्ट कोविड पेट जो है ना, वो एक सेंट्रल ओबेसिटी के फॉर्म में सामने आ रहा है। तो वो कार्बोहाइड्रेट कम करना है, लेकिन वो कर नहीं पाते। और ये हम सब देखते हैं कि पोस्ट स्टेरॉइड्स वगैरह ये बहुत ज्यादा मतलब सामने आता है, दवा की क्वांटिटी, दवा की डोजेजेस बढ़ जाती हैं इसकी वजह से। सो इट इज अ ट्रिकी वन। सो इसमें समझने के लिए शुगर्स तो डेफिनेटली आप कम करें, आपकी क्रेविंग्स कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट लें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट मतलब ये सब प्लानिंग में आ रहा है। तो आप कौन सा कार्बोहाइड्रेट लेंगे?
आपके लिए लो ग्लाइसीमिक कार्बोहाइड्रेट। अनाज जो है जो बहुत तेजी से आपकी शुगर बढ़ा रहा है उसको कम लें और उसमें थोड़ा सा फैट मिला लें तो आपको कम तकलीफ करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। चावल लें तो उसमें आप रेड राइस ले लें, ब्राउन राइस ले लें, या उसमें व्हाइट राइस ही लें, पार बॉयल ले लें, और लेना ही व्हाइट है तो उसमें घी डाल दें। तो दाल की मात्रा ज्यादा लें और सब्जी की मात्रा ज्यादा लें, चावल को थोड़ा कम कर दें, उसमें थोड़ा घी डाल दें, तो वही चीज आपको एक सिंपल वे में आपको बेनिफिट करेगी, आपको न्यूट्रिशनली भी आपके गोल्स को मीट करेगी। तो ये प्लानिंग में कौन सा अनाज लिया जाए, जो चीजें हम पहले पचा रहे थे या पचा पाते थे, हो सकता है आफ्टर दिस ऑनस्लॉट पोस्ट कोविड हमारी बॉडी नहीं पचा पाए। तो इसका एक इम्पोर्टेंट समझने की बात है कि फूड सेंसिटिविटीज बन जाती है, और ये एक हम बहुत देख रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा, और या बदहजमी या हाइपर एसिडिटी या ब्लोटिंग, जो चीजें पहले नहीं थी इतनी सीवियर नहीं थी, वो बिगड़ती हैं। तो इसमें अगर आपको रिकवर करना है तो अपनी बॉडी को समझें। 2-4 दिन अगर आपको नहीं आराम आ रहा, वीकनेस कंटिन्यू हो रही है, तो अनाज बदल के देख लें। जैसे नवरात्रों में अनाज बदलते हैं तो आपको अलग सा महसूस होता है, इसी तरह आप इस दौरान भी रिकवरी में थोड़ा अनाज बदल के देखें। अगर आपको ज्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है या आपको आराम मिल रहा है आपके सिम्टम्स में, तो हो सकता है आपको एक फूड सेंसिटिविटी की जांच ही करा लिया जाए, तो क्योंकि इसकी बेसिस अब हमें समझ आती है कि ये क्यों हो रहा है। तो एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्लानिंग में कौन सा अनाज खाया जाए, और एक और बात है कब खाया जाए। और अगर हम गैप ज्यादा दें, मतलब जैसे जिसको एक किस्म से आजकल फास्टिंग भी कहला रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ साइंटिफिक वे ऑफ पुटिंग इट, बट अगर हम थोड़ा सा रेस्ट दें, डाइजेस्टिव रेस्ट दें, तो हमारी डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होगी, हमारी कैपेसिटी टू रिकवर इम्प्रूव होगी। जो क्लीनिंग अप है, जो डिटॉक्सिफिकेशन है, जिसकी हमने वर्ड मैंने यूज नहीं किया, लेकिन जब हम पोस्ट वॉर सिचुएशन करते हैं तो रिप्लेनिशमेंट भी है और क्लीनिंग भी है। तो डीप क्लीनिंग के लिए भी अगर हम थोड़ा सा पॉज देंगे तो जाहिर है हमारी बॉडी एफिशिएंट होगी। आप अपनी ईटिंग विंडो बना लीजिए 8 आवर्स या 10 आवर्स। आपने 7 बजे तक अगर खाना रोक दिया तो अगले दिन आप 10 बजे खाएं, जिससे आपकी बॉडी में एटलीस्ट 14 या 16 घंटे का रेस्ट मिले, जिसमें क्लीनिंग होगी, जिसमें आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होगी, जो आपके डेड सेल्स हैं वो निकलेंगे, इससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। तो समय पे खाना, ये भी एक प्लानिंग है। अनाज 7 बजे के बाद ना खाना, ये एक प्लानिंग का पार्ट है। और सप्लीमेंट्स कितने बजे खाएं, एक्सरसाइज कितनी करें, और सारी पोस्ट कोविड एक एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट जो उभर के आई है फैक्ट के इंटेंसिव एक्सरसाइज 3 महीने के लिए बिल्कुल ना करें, बहुत इट कैन बी वेरी रिस्की। सो जेंटल एक्सरसाइजेज, योगिक एक्सरसाइजेज, ऑक्सीजन बढ़ाने वाली बट पैसिवली नॉट वेरी हैवी कार्डियो, तो वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पार्ट ऑफ द प्लानिंग में ही आएगा। तो ये एक हमारा प्लानिंग का पी है, किस समय खाना खाया जाए, कैसे खाना खाया जाए, एटसेट्रा। सेकेंड पी इज प्रोटीन। प्रोटीन में हमारी बॉडी की डिप्लीशन होती है, बहुत ब्रेकडाउन होता है, टिश्यू ब्रेकडाउन होता है विद इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन को आप समझिए फीवर भी है, जैसे आग लगी है फीवर भी है, तो सब में डिस्ट्रक्शन हो रहा है टिश्यू का। तो प्रोटीन की रिप्लेनिशमेंट थोड़ा आम से थोड़ा ज्यादा, और ये एक बात अगेन कॉन्फ्लिक्टिंग है कि बहुत ज्यादा प्रोटीन हाजमे को थोड़ा सा मतलब इतना फ्रेंडली नहीं होता, इट कैन बी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। सो इजी टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स लें। बहुत हैवी ड्यूटी प्रोटीन जो हमारे एनिमल प्रोटीन में होते हैं वो थोड़ा सा कम लें कंपेयर टू प्लांट प्रोटीन। जो लेते हैं ठीक है, बट उसकी प्लांट प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन प्लांट्स में कहाँ से आते हैं, जितनी भी हमारी दालें हैं और बीन्स हैं और सब्जियां हैं और नट्स हैं, ये प्लांट प्रोटीन के सोर्सेज हैं। हमारा सत्तू है, नेचुरल प्रोटीन पाउडर है, उसका इस्तेमाल करें, और वो हाजमे में भी मुश्किल नहीं होता, वो हाजमे के लिए अच्छा होता है। तो बेसिकली ये एक प्रोटीन का है कि कम से कम 2 प्रोटीन सेंट्रिक मील्स हो, इफ नॉट 3। एंड लास्टली प्रोटेक्टिव फूड, ये सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, जिससे हमारी रेजिलियंस बढ़ती भी है और जो हमारी रिपेयर के लिए भी सबसे जरूरी है, जो है हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, और रंगीन ब्राइटली कलर्ड वेजिटेबल फ्रूट्स, एक किस्म से रेनबो कलर्ड वेजिटेबल फ्रूट्स। अगर आप दिन में 7 रंग लें या अपने हफ्ते में कोशिश करें सारे रंग आए, तो बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। ये खाली विजुअल ट्रीट्स नहीं है, ये आपकी पेट के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए ट्रीट्स हैं।
और ये जो कलर्स हैं, ये हम उनकी कोई क्वांटिफिकेशन नहीं करते हैं, मतलब रिसर्च में करते हैं, लेकिन हम लोग इसको गिनते नहीं है कि ये कैलोरीज हैं या वो विटामिन हैं। ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स, प्लांट फाइटोकेमिकल्स कहलाते हैं, प्लांट केमिकल्स, जिनकी जो वैल्यू है वो हमारे विटामिन मिनरल से भी ज्यादा है, क्योंकि ये एक मैसेंजर के रूप में आते हैं। ये हमारी फाइट में मदद करते हैं और ये डिटरमिन करते हैं कौन से सेल्स एक्टिव हो रहे हैं, कौन से सेल्स टूट रहे हैं, इनको हमने तोड़ना है, मतलब सारी डिस्ट्रक्शन और जो करनी है, जो इम्यून एलिमेंट्स हमको हमारी बॉडी बनाए, तो कंट्रोल करते हैं। तो जितने रंग लेंगे हम उतना बेटर है। तो डीपली कलर्ड, ब्राइटली कलर्ड वेजिटेबल्स का होना हमारे को, हम जब भी हेल्थ को परसीव करते हैं तो इनके बारे में सोचते हैं, लेकिन हम इनको प्रैक्टिस में नहीं लाते। तो इसलिए एक मैंने स्पेशल पी प्रोटेक्टिव फूड्स का डाला है, जिससे एक मील में आप इसी को लें, मतलब खाली सब्जियां सेंट्रिक एक मील हो और हर मील में हाफ प्लेट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स या फ्रूट्स हो। इसके साथ साथ सब्जियां फल की तो हो गई बात, लेकिन मतलब कुछ कच्चा भी लें, उससे भी एंजाइम्स वगैरह मिलती हैं। लेकिन जो हमारे स्पाइसेस हैं, जो हमारे किचन में, जो हम कहते हैं किचन इज द बेस्ट फार्मेसी, जिनको हम काढ़े के फॉर्म में भी लेते हैं, खाने में भी डालते हैं स्पाइस, उनमें भी यही फाइटोकेमिकल्स हैं। तो इनका भी इस्तेमाल करें, कोई नई बात नहीं कर रही मैं, लेकिन इसको ना छोड़ें। जैसे आपका कोविड, पोस्ट कोविड में भी आप एक कुछ ना कुछ अगर ले पाए काढ़ा वगैरह, अगर सीजन के हिसाब से, इंडिविजुअल के हिसाब से, अगर आपकी बॉडी में बहुत गर्मी हो गई है तो आप थोड़ा सा गैप डाल दें, उसको एक ही चीज लें, या मतलब जो सूट करती है उसको कम मात्रा में लें, लेकिन ले जरूर। इनका एक स्पेसिफिक बेनिफिट होता है, ओवरडू ना करें, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग, वेरी सिंपल। और पानी जो हाइड्रेशन है, जी यही चीज मैं भी कहना चाह रहा था, जो हाइड्रेशन या पानी की जो आप बताती मैम, उसका क्या इंपॉर्टेंस है और वो कितना लेना चाहिए मैम? हाँ, बस ये हमारे प्रोटेक्टिव फूड में ही एक पार्ट है। तो पहले हम पानी की बात कर लेंगे। तो पानी, हाइड्रेशन जो है उसका ड्यूरिंग द इलनेस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वही क्लीनिंग कर रहा है और वही डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा। तो एक्स्ट्रा वाटर ड्यूरिंग इलनेस एंड ऑल्सो पोस्ट इलनेस जितना आप पियेंगे, बट ओवरडू ना करें अगेन, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। बट during this time, absolutely I would say, fluids लें, और उसमें बहुत ठंडे फ्लूइड्स ना लें। एक ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी चेस्ट इन्वॉल्व होती है, निमोनिया होता है, तो बर्फ वाली चीजें, चाहे आपका मन भी कर रहा हो ठंडा लेने का, थोड़ा सा अवॉइड करें। और अगर ठंडा ही लेना है तो मुंह में थोड़ी देर रख के उसको आप लें, जिससे आपको अंदर ठंडा महसूस हो। तो बाकी हॉट लिक्विड्स तो हैं। अब सीजन में मैं अगर हॉट लिक्विड्स बोलूंगी तो nobody will like it, but at least at room temperature you can take. And 35 ml per kg body weight का एक rough estimate है, लेकिन according to the condition, according to the weather and the individual's requirements, this should be taken. So roughly 3 लीटर तक तो लेना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि पानी हो, इसमें लिक्विड्स भी इंक्लूडेड होते हैं, फ्लूइड्स भी इंक्लूडेड होते हैं। और जितना भी, जैसे आपके कोकोनट वाटर है या नींबू पानी है या और जूसेस हैं, लेकिन इससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठ रहा है जूसेस का, कि जूसेस जो हैं हम लोग सब अच्छा मानते हैं। जब आपको बुखार तेज है या आप अनवेल हैं तो उसमें भी आप ले लें, कोई बात नहीं, लेकिन खट्टी चीजें का जूस ना लें। लेकिन आफ्टर दैट, आफ्टर यू रिकवर्ड, जूसेस आर वेरी हाई ऑन शुगर, चाहे वो बेशक घर के मतलब फ्रेशली स्क्वीज्ड हो, उनमें भी जो फ्रूट शुगर होती है या जो फ्रक्टोज होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आ जाती है। और हमने यही बताया कि शुगर इन एनी फॉर्म विल डिस्टर्ब द गट एंड द इंसुलिन इम्बैलेंस, कॉजिंग मेटाबॉलिक abnormalities और आई वुड से अनडिजायरेबल टिल्ट इन हॉर्मोन्स, एंड उसकी वजह से आपका पेट का मोटापा आ सकता है, उसकी वजह से आपकी शुगर बिगड़ सकती है। ऑल ऑफ दैट विच वी डोंट वांट, विच वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो शुगर कंट्रोल बहुत जरूरी है पोस्ट स्टीरॉइड्स, इसमें जूसेस का प्लीज इस्तेमाल ना करें। फल को खाएं, और फल की मात्रा भी बहुत ज्यादा ना लें, क्योंकि वो भी एक फ्रूट की शुगर की सोर्स है। हाँ, अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं खा पा रहे, आपकी कोई एपेटाइट नेगेटिव मतलब इम्पैक्ट हुआ है, तब आपको डेफिनेटली लेना है टू मेक अप द कैलोरीज।
But otherwise, normally most people we see with post steroids, they have a good robust appetite. So cut down on your fruit intake. Don't go beyond the point, and treat it like a sugar. Treat your maybe जो आपका sweet cravings है उससे पूरी कर लें, rather than sugar. And अब स्वीट और एक शुगर की बात ही कर लेते हैं खत्म. इसमें मैंने ये कहा शुरू में कि एक कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन है. आपका मन तो कर रहा है मीठा खाने का, लेकिन आपको खाना नहीं है. तो और शुगर आप अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि वो हमारी गट बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है. जो हमने इतनी आजकल चर्चा सुन रहे हैं फंगस की, ये क्यों होती है फंगस? ये फंगस इसीलिए आती है क्योंकि जो गट माइक्रोबायोम के जो अच्छे गार्ड्स थे, जो अच्छा बैक्टीरिया था, वो सारा नोज डाइव कर गया और जो अनडिजायरेबल फंगस थी वो उभर गई सामने. और ये फंगस उगती किस पे है? शुगर से. ठीक है, तो इसलिए शुगर का लेना हमारे लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है, लेकिन सारी शुगर्स इक्वल नहीं है. तो अगर आपका मन कर रहा है, आपके क्रेविंग होती है इसमें, तो आप हनी का इस्तेमाल करें, आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, आप जैगरी का इस्तेमाल. तो प्रोटेक्टिव फूड्स में 2 एलिमेंट्स और रह गए थे हमारे. पानी की भी बात कर ली हमने. अब इसमें ये था प्री एंड प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स वो होते हैं जो हमारे गट में अगर हम मुंह से लें तो गट में पहुंचे इन अ सर्टेन स्ट्रेंथ, जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारा गुड फ्लोरा बूस्ट होता है. तो वो आजकल ड्रिंक्स के फॉर्म में भी हैं और आजकल पिल के फॉर्म में भी हैं. और जो जिसने पोस्ट कोविड दवाइयाँ ली हैं, मेरे को मैं रेकमेंड करूंगी कि किसी मतलब जानकार फिजिशियन के अंडर आप इनका इस्तेमाल करें. प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स आपको बहुत मदद करेंगे टू रिपेयर द गट फ्लोरा एंड टू रिड्यूस योर रिकवरी टाइम. सो बेसिकली प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? जो हमारी गट में खाने होते हैं, जो फूड फॉर द बैक्टीरिया इन अ सर्टेन वे. जैसे इसबगोल है, जैसे फाइबर है. जो जितना भी फाइबर हमारी डाइट में होगा वो हमारे को डाइजेस्ट नहीं होता, इट्स अनडाइजेस्टेबल, लेकिन हमारे फ्लोरा का वो फूड है. तो उसका इस्तेमाल करें. फाइबर रिच चीजें लें, अनपॉलिश्ड ग्रेन्स लें, और अगर सप्लीमेंट लेना चाहें तो हमारा पुराना जो एक इलाज मैं सबको कहती हूँ, इसबगोल अगर ले पाएं तो इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वेज ऑफ बूस्टिंग एंड रिपेयरिंग एंड रिकवरिंग from any illness and as a preventive long term. एक सवाल मैम जो मैं जानना चाह रहा था कि जिसको लेकर के लोग काफी आजकल कंफ्यूज भी रहते हैं, जो सब्जियां लोग जब बाहर से लेकर के आते हैं तो उसको साफ करने का क्या सही तरीका है? कुछ लोग उबालते हैं, कुछ लोग ये भी देखा है डिटर्जेंट से साफ करते हैं. तो क्या सही तरीका है? क्योंकि लोगों को ये डर रहता है कहीं वायरस ना आ जाए उससे. तो इस क्या करना चाहिए? सब्जी जब बाहर से लेकर के आए तो किस तरह से साफ करना चाहिए जिससे वो सेफ भी हो और उसकी पौष्टिकता भी बनी रहे मैम? अब जो सब्जियों की धुलने की एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है वो, क्योंकि पेस्टिसाइड्स, क्योंकि कि हम क्यों करना चाह रहे हैं ये अश्विनी जी, हम क्यों इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हमको पेस्टिसाइड्स से बचना है, केमिकल्स जो स्प्रे होते हैं उससे बचना है. अब वो कोविड वाली बात के लिए तो लोगों को आजकल मैम वायरस का भी बड़ा डर है. तो ऐसा भी कोई तरीका है जो ये हो कि जो अगर वायरस उसके ऊपर रहता है तो वो भी हट जाए, ऐसा भी कोई अगर तरीका है तो मैम? देखो, जो सबसे मोटी बात सामने आती है, जो फल सब्जी उसको अच्छे से वेल वॉश्ड हो. वायरस का ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज हार्डली नोन, कि हम सब्जियां और फल से ये ट्रांसमिशन का मोड इज ओवर एग्जैजरेटेड. इट इज नॉट रियली नोन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, अनलेस अगर आप वो तो कोई भी चीज आप अगर ठेले से खा के बिना धोए मुंह में डाल लेंगे तो वो इन्फेक्शन करेगा ही करेगा. वो चाहे वो ABC वायरस हो या बैक्टीरिया हो, भी दैट्स अ डिफरेंट इशू. बट सो सब्जियों का धोना एक काफी है. अच्छे पानी में, अच्छे रनिंग वाटर में आप धोएं, और जो लीव्स हैं उनको आप अच्छे अपने बर्तन में पानी डाल के उसको थोड़ी देर रखें. और उसमें अगर आपको वैसे सफाई के लिए कह रही हूँ, पोटेशियम पर मैंगनेट डालें, या आजकल जो वेज वॉशेस हैं वो उनका इस्तेमाल करें. दैट इज मोर देन इनफ. रिस्क रहता है जब आप चीजें जैसे लीफी वेजिटेबल्स को कच्ची खाएं, जैसे धनिया है या कैबेज है या पालक है, अगर उनका आप जूस निकाल रहे हैं या आप उनको, तो उनको बहुत थरली धोना है. नमक का पानी डाल दें, उससे भी काम चल जाता है, सॉल्टेड वाटर से धोएं. तो ये रिंसेस जो हैं, ये दीज आर वेरी
to be washed thoroughly, but you don't have to go to great lengths and scrub them with soap and water. No, that's not required. And from the pesticide perspective, ozone works very well. तो जो हमारे आजकल मशीन्स आती हैं अवेलेबल ओजोनाइज करती हैं, तो उनका देखा गया है कि काफी हद तक एंटी माइक्रोबियल तो होता ही है, लेकिन इनका जो पेस्टिसाइड लोड होता है ऑन द सरफेस वो कम हो जाता है। तो ये 3 पहलू हैं कोविड से रिलेटेड। तो जस्ट वॉशिंग वेल इज गुड इनफ। इफ यू वॉशिंग फॉर ईटिंग थिंग्स विच आर रॉ एंड लीफी वेजिटेबल्स, उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करें और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करें। और तीसरा, ओजोन से आप वैसे उसको सेव कर सकते हैं। और जहां तक हो सके, एक मौका है यहाँ पे बोलने का कि आप लोग अपने ग्रीन्स को, जो छोटी छोटी हर्ब्स हम इस्तेमाल करते हैं, धनिया पुदीना वगैरह हर्ब्स, बेसिल, उनको घर पे उगाएं। हर घर में थोड़े से गमले की जो जगह होती है, तो वो घर में अपने सीजन के हिसाब से कोशिश करें कि उसके यूज को घर मतलब अपने उसमें करें। और मतलब जहां तक हो सके, जो भी पैच, मैं तो कहती हूँ जो भी पैच लैंड का कहीं पे भी हो, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो पब्लिक पार्क्स हो, इनको इसको अपनी सब्जियां सेफ कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करें। सो दैट वुड बी अ वेरी वेरी डिजायरेबल गोल। जी मैम, बहुत ही उपयोगी जानकारी आपने दी, और खासकर ऐसी जानकारी जो हर किसी के काम आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंडिया साइंस के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन विज्ञान से जुड़ी विश्वसनीय जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस। नमस्कार। थैंक यू सो मच।